गुड मॉर्निंग। मैं शिवाशी सुमन, आप देख रहे हैं पीसीसी अकेडमी पटना। आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण मार्च महीना 2024 का आर्थिक पार्ट 2 देखेंगे। हम लोग आर्थिक पार्ट 1 में 5 टॉपिक का डिस्कशन कर चुके हैं, तथ्यों के साथ विश्लेषण कर चुके हैं। जो शेष बचा हुआ 5 टॉपिक था उसका भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16वां वित्त आयोग का गठन किया गया है। कैवा 16वां वित्त आयोग का गठन किया गया है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280(1) के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 280(1) के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। तो राष्ट्रपति कौन है अभी? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, है ना, 16वां वित्त आयोग का गठन किया गया है, का गठन किया जा चुका है। क्लियर? इतना कोई दिक्कत नहीं, है ना। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 16वां वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। इस आयोग का अध्यक्ष बने हैं अरविंद पनगड़िया। अध्यक्ष कौन बने हैं? अध्यक्ष बने हैं अरविंद पनगड़िया, है ना। इसका अध्यक्ष बने हैं श्री अरविंद पनगड़िया जी बने। ठीक है, नाम सुना हुआ आपको लग रहा होगा अरविंद पनगड़िया जी का। ये नीति आयोग का उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, ये जो वित्त आयोग बना है वो अपना सिफारिशें जो लागू करेगा वो 1 अप्रैल 2026 से आगे 5 वर्षों के लिए रहेगा। यानी इसका कार्यकाल शुरू होगा 1 अप्रैल, सिफारिश जो करेगा ये सिफारिशें जो होगा ये लागू होगा 1 अप्रैल 2026। ठीक है, यानी कि 31 मार्च 2026 को 15वां वित्त आयोग का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और 16वां वित्त आयोग का कार्यकाल शुरू हो जाएगा और वहां से 16वां वित्त आयोग का सिफारिशें लागू होने लगेगा। ये सिफारिश में क्या होता है कि जो निवल जो टैक्स का कलेक्शन होता है, निवल राजस्व जो होता है यानी नेट टैक्स का जो कलेक्शन होता है, उसमें केंद्र और राज्य के बीच में जो बंटवारा होता है वो कैसे होना चाहिए इसका सिफारिश करेगा। दूसरा क्या करता है कि राजस्व में से या संचित निधि में से राज्यों को अगर कुछ अनुदान प्राप्त होना होता है तो कैसे, किस आधार पर किया जाएगा, कितना किया जाएगा, उसका सिफारिश भी वित्त आयोग ही करता है। तीसरा, जो पंचायत और नगर पालिका को जो राज्य वित्त आयोग के द्वारा अनुदान दिया जाता है वो कितना दिया जाएगा उसका भी सिफारिश वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। ये इसका प्रमुख काम है। जैसा कि एक बेसिक क्वेश्चन है कि पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो हमें पता है कि केसी नियोगी। पहला वित्त आयोग कब बना था? 1951 में। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ही तो बात था और कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। इतना पॉइंट याद रखिए, ये आपका क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, एक योजना आया है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। इसका घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है जब वो अपना राम जन्मभूमि का जो मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा था, मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा था, उसके बाद इस योजना को उन्होंने घोषणा किया है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। ये योजना क्या है, चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानकारी रख लेते हैं, जो बेसिक जानकारी है। चलिए बहुत सरल भाषा में हम लोग को पढ़ना है, ज़्यादा किताबी भाषा का प्रयोग नहीं करना है ताकि आपको ज़्यादा दिन तक याद रह सके। तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना क्या है? तो सूर्योदय योजना ये करेगा क्या कि रूफटॉप होता है जो छत पर सोलर प्लेट लगाया जाता है,
उसके बारे में है ना। रूफटॉप सोलर को स्थापित किया जा रहा है, यानी 1 करोड़ घरों में इसका है 1 करोड़ घरों में रूफ टॉप सोलर लगाया जाएगा, है ना। यानी घर जो होता है, घर के छत जो होता है, छत के ऊपर सोलर प्लेट लगेगा और सौर एनर्जी को, सूर्य का जो एनर्जी होता है, जो ऊर्जा होता है, उसको संग्रहित किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका यही काम है। सूर्योदय का है कि 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर लगाया जाएगा। इसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा? इसका प्रभाव मुख्य रूप से निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों पर पड़ेगा। निम्न और मध्यम आय वाले परिवार एवं मध्यम आय निम्न एवं मध्यम आय वाले परिवार हेतु मतलब के लिए, ठीक है ना, हेतु होगा। इससे क्या होगा कि ये लोग अपने घर में सोलर प्लेट लगवाएंगे। इससे ये बिजली की जरूरत को पूर्ति करने के लिए आत्मनिर्भर बन जाएंगे। मतलब अपने घर के लिए जितना भी बिजली की जरूरत होता है वो अपना प्राप्त कर लेंगे। साथ साथ इनका एक अलग से आय भी होगा और बिजली के बिल में कटौती भी होगा, है ना। तो ये निम्न एवं मध्यम आय वाले परिवारों के लिए लाभदायक होगा। इससे इनको क्या लाभ होगा, तो लाभ देख लेते हैं। कि सबसे पहले तो हो जाएगा कि बिजली में आत्मनिर्भर हो जाएंगे, बिजली खपत में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। जितना बिजली का जरूरत होगा वो अपना ही घर से रूफटॉप सोलर प्लेट के माध्यम से प्राप्त कर लेंगे। दूसरा क्या हो जाएगा, बिजली बिल में कटौती होगा। बिल में कटौती होगा। और तीसरा क्या हो जाएगा, अतिरिक्त आय, यानी बिजली अधिक उत्पादन अगर हो गया तो उसका सप्लाई वो बिजली विभाग को कर सकेंगे, अतिरिक्त आय। तो बस इसको इतना ही ध्यान रखना है। सूर्योदय योजना क्या है, तो 1 करोड़, फिलहाल अभी 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर लगाना है। मुख्य रूप से ये निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों को टारगेट किया जाएगा। वहाँ सोलर प्लेट लगाया जाएगा, सरकारी सहायता भी दी जाएगी। इससे क्या हो जाएगा कि निम्न और मध्यम आय वाले परिवार को बिजली प्राप्त होगा। बिजली के मामले में वो आत्मनिर्भर हो जाएंगे। अतिरिक्त बिजली जो उत्पादन होगा वो बिजली डिपार्टमेंट को सप्लाई कर देंगे, तो उसको अतिरिक्त आय भी होगा, है ना। बिजली बिल में कटौती होगी। इससे इनका क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मजबूत होगा, बचत होगा, पैसा का बचत होगा, ठीक है ना। यही है सूर्योदय योजना, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये बिजली तो हो गया, ठीक है। वैश्विक वृद्धि में 2024 में शिथिलता का संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट में अनुमान, भारत में वृद्धि सर्वोच्च रहेगी। ये रिपोर्ट है, संयुक्त राष्ट्र का रिपोर्ट है। रिपोर्ट का नाम है विश्व आर्थिक स्थिति एवं परिदृश्य, रिपोर्ट का नाम है। उसमें ये बताया है। चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, जिसको आप अपना इकोनॉमिक का जो आर्थिक डेवलपमेंट है ना, देश का विकास या देश का आर्थिक डेवलपमेंट, ये सब चीज में आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा संस्था का रिपोर्ट है। यानी कि यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ का रिपोर्ट है। रिपोर्ट का नाम क्या है, तो विश्व आर्थिक स्थिति एवं परिदृश्य, लिख लीजिए, विश्व आर्थिक स्थिति एवं परिदृश्य, ठीक है। विश्व आर्थिक स्थिति एवं परिदृश्य ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि विश्व जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है, अगर पूरा विश्व का अर्थव्यवस्था को देखें तो उसमें शिथिलता की स्थिति। शिथिलता का मतलब होता है न तो तेजी है न गिरावट है, बस रुका रुका हुआ सा है ना, थका थका हुआ सा, रुका रुका हुआ सा है, मतलब उसमें कोई ग्रोथ नहीं दिखने को मिल रहा है। लेकिन अगर भारत का अर्थव्यवस्था को देखें तो उसमें बहुत तेजी दिखाई दे रही है,
अर्थव्यवस्था में विकास दिखाई दे रहा है ना। देखिए इसमें दिखाया जा रहा है कि विकसित राष्ट्र का, अगर देखिएगा तो विकसित राष्ट्र जितना भी डेवलप्ड कंट्री है, विकसित राष्ट्र अर्थव्यवस्था में वृद्धि, अगर देखा जाए तो डेटा थोड़ा बहुत याद रखिएगा, तो ये दिखा रहा है 1.6% चल रहा है। विकासशील का बोलते, ये तो विकसित हो गया, अब विकासशील का बात करते हैं। विकासशील विकासशील राष्ट्र, अगर देखें तो ये आपका हो रहा है 4.1%, 4.1% है ना। और वहीं भारत का देखते हैं, भारत की वृद्धि दर आपको दिखाई दे रहा है 6.3%। देख लीजिए, अगर विकसित राष्ट्र की बात करें तो कितना डेवलपमेंट हो रहा है, 1.6%। अगर विकासशील राष्ट्र का बात हो रहा है 4.1%, लेकिन भारत का वृद्धि देखा जाए तो 6.3% के दर से भाग रहा है ना। 6.3% के दर से भाग रहा है। ये 2023 के हिसाब से बता रहा है, ये 2023 के हिसाब से, क्योंकि 2024 तो अभी चल ही रहा है। तो जब तक पूरा साल खत्म नहीं हो जाएगा तब तो रिपोर्ट आएगा नहीं, है ना। तो 2023 का अनुमानित बता रहा है, क्योंकि जब प्रतियोगिता दर्पण छपा था उस समय 2023 कंप्लीट नहीं हुआ था। कंप्लीट नहीं होने का मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है ना, तब तक वो कंप्लीट नहीं हुआ था। 2023 का अनुमानित बता रहा है, लेकिन फिर भी समझ में आ रहा है कि विकसित राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की वृद्धि 1.6, विकासशील राष्ट्र का 4.1 और भारत की वृद्धि 6.3% है। इतना ज़्यादा विकास इसमें दिखा रहा है, इतना ग्रोथ दिखाई दे रहा है। इसका कारण क्या है? इसका मुख्य रूप से कारण, वृद्धि का कारण बता दे रहे हैं। घरेलू मांग, उसमें मजबूती देखा गया, यानी मजबूत घरेलू मांग, मजबूत घरेलू मांग, है ना। दूसरा क्या है? सेवा क्षेत्र में विकास हुआ है और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में विकास हुआ है ना। यानी कि हो जाएगा विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर विकास। ठीक है, मजबूत घरेलू मांग मतलब हम लोग का देश के अंदर ही इतना ज्यादा डिमांड है कि सप्लाई पूरा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो देश का अर्थव्यवस्था ग्रो कर रहा है। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में भी विकास हो रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर विकास हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि रोजगार मिल रहा होगा लोगों को। इससे क्या, रोजगार मिलेगा तो आमदनी होगा, आमदनी होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू हो ही जाएगा। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में विकास है, जिसका मुख्य कारण बताया गया है। तो कारण भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में आपको ये पॉइंट आप कहीं डाल सकते हैं कि इतना जो अर्थव्यवस्था में विकास हो रहा है तो क्यों हो रहा है, रीजन बता दीजिएगा। और अपना बात भी रख सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में विकास हो रहा है, ये किसी और छोटा मोटा संस्था का बात नहीं है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का रिपोर्ट बता रहा है ना। रिपोर्ट का नाम क्या है? तो विश्व आर्थिक स्थिति एवं परिदृश्य। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्या है? वैश्विक अर्थव्यवस्था में शिथिलता के बीच भारत में वृद्धि सर्वोच्च बनी रहने का विश्व बैंक का ताजा अनुमान। देखिए अभी हम लोग बात करें तो संयुक्त राष्ट्र का यानी यूनाइटेड नेशन का, है ना। अब विश्व बैंक भी बोल रहा है, यानी वर्ल्ड बैंक भी बोल रहा है कि भारत का आर्थिक विकास बहुत तेजी से हो रहा है। ठीक है ना, तो ये सब रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन का रिपोर्ट आ रहा है, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आ रहा है, नीचे देखिएगा IMF का रिपोर्ट रहेगा। तो इसका याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी, पीटी में भी पूछ देगा कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार कितना चल रहा है, यूनाइटेड नेशन के अनुसार भारत का विकास कितना दर चल रहा है, IMF के अनुसार भारत का विकास दर कितना चल रहा है। तो डेटा भी याद रखना आपको। तो टॉपिक है या मुद्दा है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में शिथिलता के बीच भारत की वृद्धि सर्वोच्च बनी रहने का विश्व बैंक का ताजा अनुमान।
ये जो रिपोर्ट दिया विश्व बैंक, ये रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है ना। तो वर्ल्ड बैंक अब क्या कहता है, यूनाइटेड नेशन का तो बात कर चुके हैं हम लोग, वर्ल्ड बैंक, अब वर्ल्ड बैंक का बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट दिया, रिपोर्ट का नाम क्या है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, ग्लोबल इकोनॉमी प्रोस्पेक्ट्स, है ना। ये रिपोर्ट का शीर्षक है, टाइटल है। इस रिपोर्ट में बताया है क्या कि वर्ल्ड का जो, विश्व का जो अर्थव्यवस्था में शिथिलता है, यही बता रहा है ना, तो तेजी है ना मंदी, एकदम रुका रुका सा विश्व का अर्थव्यवस्था का, वैश्विक अर्थव्यवस्था का स्थिति है। तेजी नहीं है, नहीं मंदी है, एकदम शांत है। लेकिन भारत में वृद्धि हो रही है, सर्वोच्चता से वृद्धि हो रही है, बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है ना। तो बता रहा है, अगर रिपोर्ट इसका देखिएगा तो अगर वैश्विक स्थिति में देखिए, विश्व में देखें, विश्व का स्थिति पे देखें, तो आपका देखिएगा कि 2023 में वृद्धि हुआ है 2.6%, वहीं 2024 में वृद्धि हुआ है कितना, 2.4%। ये विश्व स्तर का बात कर रहे हैं। जो वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, पहले विश्व स्तर का बता दिया कि 2023 में 2.6% और 2024 में 2.4%, इस संभावना है, संभावित हो जाएगा, संभावित, ठीक है ना। लेकिन अगर भारत का अगर बात करते हैं, भारत का, तो 2023-24 में 6.3% रहेगा, वही 2024-25 में आपका डेटा जो है 6.4% रहेगा। समझ रहे वृद्धि कितना हो रहा है, कहाँ 2.6%, 2.4% वर्ल्ड की स्थिति में, कहाँ भारत का अगर देखिएगा अपना अकेला, तो 2023-24 में 6.3% और 24-25 में नेक्स्ट ईयर में 6.4%, मतलब बढ़ ही रहा है अभी, 6.3 से 6.4 होने का संभावना है। ये कौन बता रहा है, ये वर्ल्ड बैंक बता रहा है, कोई छोटा मोटा संस्था तो है नहीं, बहुत बड़ा संस्था है, रिसर्च किया हुआ तभी बता रहा है। तो भारत की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ना। तो इस चीज को आप दिखा सकते हैं कि ग्राफ एक बना लिए, ग्राफ में दिखा दिए कि भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया, बस इसमें यही था और कुछ नहीं। अब IMF के बारे में जान लेते हैं। भारत में जीडीपी वृद्धि प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सर्वोच्च रहने का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मतलब होता है IMF, है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान, रिपोर्ट अपना नाम दिया है, जो रिपोर्ट जारी किया है IMF, उसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है ना। तब हम लोग अब यूनाइटेड नेशन का बात कर चुके हैं, हम लोग वर्ल्ड बैंक का बात कर चुके हैं। अब IMF के अनुसार भारत का अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है, उसका बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। IMF, ठीक है। तो ये रिपोर्ट जारी किया, रिपोर्ट का नाम क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन, एंड प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है। ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में क्या बता रहा है, तो इस रिपोर्ट में बता रहा IMF कि भारत की वृद्धि दर 6.7 है। भारत की अर्थव्यवस्था की, भारत की वृद्धि दर कहने का मतलब, भारत की वृद्धि दर 6.7% है, ठीक है। वहीं जो सभी अर्थव्यवस्था में सर्वोच्च है, ठीक है, जो सभी प्रमुख अर्थव्यवस्था या प्रमुख देशों की अर्थव्यवस्था सर्वोच्च है,
क्लियर। यानी IMF बता रहा है, जो अपना रिपोर्ट जारी किया है, रिपोर्ट का टाइटल है, शीर्षक है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स। उसमें बता रहा है कि भारत की वृद्धि दर 6.7% है, जो सभी प्रमुख अर्थव्यवस्था के वृद्धि दर में सबसे तेज है, सर्वोच्च है। ठीक है, ये आपका 2023-24 के बारे में बता रहा है, 24 के हिसाब से ये बता रहा है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ये तीनों का डेटा याद रखिएगा। अब थोड़ा RBI के बारे में जान लेते हैं। RBI क्या बोलता है? RBI अपना देश का है, तो RBI बोलता है कि भारत का वृद्धि दर कितना रहेगा? 7% रहेगा। आप सोचा सब 6 दे रहा है, तो हम तो अपना ही देश का 7% देना चाहिए, थोड़ा बढ़ा के। तो RBI 7% दे रहा है। और NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो अपना ही देश का है, ये संस्था दे रहा 7.3% वृद्धि दर बता रहा है। वृद्धि दर बता रही है भारत का वृद्धि दर इतना है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये आपका नेशनल लेवल पर हो जाएगा RBI NSO का राष्ट्रीय स्तर पर, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन का रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट और IMF का रिपोर्ट। इसका सिर्फ डेटा भी याद रखिएगा। इकोनॉमिक का जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें जब आप फिट कीजिएगा इसको, तो बहुत ही खूबसूरत आंसर हो जाएगा, एकदम लेटेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप याद रख लीजिएगा। सारा डेटा को हो सकता है एक जगह इकट्ठा कर लीजिएगा। इकट्ठा करने का तरीका क्या है कि यूनाइटेड नेशन के अनुसार बता दिए, वर्ल्ड बैंक के अनुसार क्या डेटा है वो बता दिए, IMF के अनुसार क्या डेटा है वो बता दिए, RBI के अनुसार क्या डेटा है वो बता दिए, और NSO के अनुसार क्या डेटा वो बता दिए, है ना। और उसको याद रखें, और बस कहीं भी मौका मिले तो उसको पुट कर देंगे मेंस के एग्जाम में। और PT में अगर पूछ दिया तो बढ़िया है, याद तो रहेगा ही, आराम से उसको आप डील कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीका से आज हम लोगों ने 5 टॉपिक देख लिया इकोनॉमिक्स का, जो कि आज वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। वैसे तो हर वाला इम्पोर्टेंट रहता है, प्रतियोगिता दर्पण में सारा टॉपिक इम्पोर्टेंट ही रहता है, लेकिन आज वाला इम्पोर्टेंट इसलिए था कि इस डेटा का उपयोग आप बहुत जगह कर सकते हैं अपना देश का आर्थिक व्यवस्था को समझाने के लिए, बेहतर रूप से बताने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।